नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज व्याकरण विधि के अंतर्गत व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं। व्यंजन यानी हल संधि को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लें, इस जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, व्यंजन संधि को जो पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य अभी और सिर्फ बीपीएससी को लेकर इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए, फिर आपकी जानकारी के लिए भी आवश्यक है, लेकिन अभी जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए इसकी चर्चा की जा रही है। और क्योंकि ये एनसीईआरटी के व्याकरण विधि का ये भाग है, ये व्याकरण पढ़ना है हमको, इसलिए हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे पूर्व में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय के अच संधि को पढ़ चुके थे, और तृतीय अध्याय का ही दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं व्यंजन संधि यानी हल संधि के संबंध में। बोलता है कि व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजनों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होता है, हल प्रत्याहार होता है, और प्रत्याहार को मैंने पूर्व में पढ़ाया हुआ था, तो वह व्यंजन संधि कही जाती है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो पूर्व का वर्ण होता है व्यंजन संधि में, जो दो वर्ण होता है ना, ये दो वर्ण है, तो जो पूर्व का जो वर्ण होता है वो निश्चित रूप से हमेशा, ये जो पूर्व का वर्ण है ये व्यंजन ही रहेगा, ये निश्चित है। ये जो पूर्व वर्ण है, पूर्व पद का जो वर्ण रहेगा आपका, पूर्व पद के अंत में जो वर्ण रहेगा वो हमेशा व्यंजन ही आपको मिलेगा, तो समझिए ये व्यंजन है। हाँ, ये पर वर्ण, इसके बाद वाला जो वर्ण है वो स्वर व्यंजन कुछ भी रह सकता है। ये ध्यान रखना है कि ये व्यंजन संधि में पूर्व पद का अंत वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा व्यंजन ही रहेगा, उसके बाद वाला जो वर्ण है वो स्वर या व्यंजन कुछ भी रहेगा। आपको ये याद रखना है। तो कह रहा है कि ये व्यंजन संधि कही जाती है, जिसके अंतर्गत हम कुछ सूत्र पढ़ने वाले हैं। पहला सूत्र है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व का सूत्र है स्तो चुना चुह। क्या है ये? तो स या त वर्ग त थ द ध न, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको ब्रैकेट वाले को छोड़ देते हैं। स या त वर्ग का स या च वर्ग के साथ आगे या पीछे योग होने पर स का श हो जाता है और तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। हम लोगों ने पहले वर्ण विचार में पढ़ चुका है। तवर्ग मतलब क्या होता है? तो तवर्ग का मतलब होता है हमारा पूरा त थ द ध न। तवर्ग मतलब पूरा त का वर्ग, त थ द ध न, और चवर्ग मतलब पूरा च छ ज झ या। ये कह रहा है, ये कहने का तात्पर्य यही है कि भाई जो अगर, देखिए इसको हम समझाते हैं, तो ऐसा समझिए आप कि बोल रहा है कि स का जो है इस सूत्र में, सूत्र संधि में स का हो जाता है आपका तालव्य श। क्या होता है? स का स हो जाता है, और क्या कह रहा है? स का श हो जाएगा। और तवर्ग, तवर्ग में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है? त आ रहा है, त द ध और न। इसका क्या क्रमशः हो जाता है? इसका बोलता है क्रमशः, आप देखेंगे तो त का चवर्ग च छ ज और झ, यानी अगर त रहेगा तो उसका च हो जाएगा, द रहेगा तो छ हो जाएगा, ध रहेगा तो ज हो जाएगा, न रहेगा तो झ हो जाएगा। क्योंकि अंतिम और अनुनासिक होता है, तो इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। तो यह भी कर भी सकते हैं, त थ द, उल्टा कर, त थ द ध च छ ज, त थ के बाद थ होगा। ठीक है, थ थ द का ज, ध का झ और न का या हो जाएगा। सब में हल्ला लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सबका? ये कह रहा था कि संधि में जो है आपका स का तालव्य श और बाकी तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। और ये कह भी रहा है, क्या कह रहा है? इसमें आपको मिल जाएगा, इसी सूत्र में आपको जो पढ़ेंगे इष्टुत्व संधि, तो श का मतलब ही होता है दंत स का श बनना, और चू मतलब पूरा चवर्ग बनना। क्या? तो ये बनेगा दंत स का श और पूरा चवर्ग बनेगा तवर्ग का, तो चवर्ग बनता है। यही इसको शॉर्ट में आप याद रखेंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण में? कि मनस धन चलती। मनस धन चलती, यह क्या है? पूर्व पद का क्या है? दंत है। पूर्व पद में क्या है भाई? तो दंत है। देखें, पूर्व पद में दंत है और इधर है च, तो देखेंगे आप दंत और च में क्या बन गया? दंत का श हो जाता है, और ये पूर्व में ये पद में बाद में च है, तो च रहा, तो मनस चलती।
मनश्चलति। रामस्येति स का बन जाएगा श, और ये श का यहाँ स लिखा हुआ है तो रामश्येति। स का श बन गया, और च है मनस धन चंचलम मनश्चंचलम। हरिश धन शेते, हरिश धन शेते हरिष्येते, क्या है हरिष्येते। आसान है, स का श बन जाना, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब क्या था कि तवर्ग का जो है चवर्ग बन जाता है, इसी सूत्र में तवर्ग का चवर्ग बन जाता है। तो सत धन चित, तो त का क्या बन जाता है, त का च बन जाता है, त का क्या तवर्ग का चवर्ग बन जाता है, तो त का क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। और इसके साथ जब ये मिलेगा तो सत धन चित सच्चित, क्या बन जाएगा सच्चित। सत धन चरित्रम सच्चरित्रम। अगर इसमें कोई भी आपको लगे शंका है, प्रश्न किसी भी तरह का जो पढ़ा रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से या जो पेड ग्रुप में है वो पेड ग्रुप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच पूछेंगे अगर इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो। जैसे अब देखिए यहाँ पे सत धन जनः लिखा हुआ है, तो त का तो हम पढ़े थे कि हम त का चवर्ग होता है, तो अगर त का क्रमशः हम लोग पढ़ा त का च होता है और थ का छ होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे ये अच्छा है, ये अच्छा उदाहरण मिल गया आप लोगों को। सत धन जनः, इसके हिसाब से त का क्या होना चाहिए, त का यहाँ पे बदल के इसको ऐसे इसका ऐसा बन जाना चाहिए, इस संधि के अनुसार त का च हो जाएगा, सत चना ऐसा बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बनकर यहाँ लिखा हुआ है सज्जना, क्या लिखा हुआ है सज्जना। यहाँ त को ब्रैकेट में देखेंगे, त का द के बाद द के अनुसार द को जौ से मिल गया, त को मिल जौ से नहीं किया, द को जौ से मिल गया, द का क्या बन जाएगा, द का बन जाता है यहाँ पे द का ज बनता है, तो सज्जना लिखा। ये कैसे होता है इसमें आगे हम लोग पढ़ने वाले, जैसा सुसंधि उसके अनुसार से बता देंगे त का तीसरे वर्ग में परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है सज्जना। फिर यहाँ देखेंगे त का द बन गया है, द के साथ ज को मिल किया गया, द का तीसरा वर्ण द का जो इसके अनुसार से बढ़ेंगे द का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। तो आप देखेंगे उद्धंज्वलम का उज्ज्वलम बन रहा है। इस चीज़ को हम लोग जैसा तो संधि में हम लोग पूरा व्याख्या अच्छे से कर लेंगे। ये आपका सचुत्व संधि। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे सूत्र को, स्टुत्व सूत्र है स्टुनाष्टु। यदि स या त वर्ग का श या ट वर्ग के साथ आगे या पीछे योग हो तो स का श और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। वहाँ पर जो सचुत्व संधि में पढ़े थे हम लोग, वहाँ पे पढ़े थे तालब स और चू, यहाँ पढ़े हैं मूर्धन स और टू, यानी स का बन जाता है स का श, क्योंकि सचुत्व संधि में स का तालब श बन रहा था, वहाँ पे तू का बन रहा था तवर्ग का जो बन रहा था वो बन रहा था चवर्ग, यहाँ पे बोल रहा है तवर्ग के स्थान पर टवर्ग बनेगा। यही होता है सचुत्व संधि। कुछ उदाहरण देकर हम समझते उदाहरण में क्या है इसको देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण आप देखेंगे कि स का स कैसे बन रहा है, रामस धन षष्ठ, तो कहा स का क्या, स जोड़ श मिलके स और ये श मिलकर क्या बन जाता है, तो आधा श बनता है, आधा श। लेकिन इसके साथ ये पूरा है इधर, इसलिए इसको जोड़ते हैं तो शश, और ये जब स्वर के साथ जुड़ जाता है तो पूरा स रामस बनता है। तो स का क्या बन गया इस संधि में आपका, इस संधि में स का मूर्धन श बन जाता है, श का मूर्धन स बनता है, तो रामधन ष्ठ रामष्ठ। हरिश धन टीकते, तो हरिश टीकते ये बन रहा है। और तवर्ग का जो है टवर्ग बन जाता है, जैसे तत धन टीका, त का क्या बन जाएगा, त का ट बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ठ रहता तो अगर यहाँ थ रहता और यहाँ पे कोई दूसरा वर्ग रहता, टवर्ग का कोई दूसरा वर्ग रहता तो ठ बन जाता। जैसे त का क्या बन गया, ये तत धन टीका, तो त का ट बन जाता, त का टवर्ग बन जाएगा, तो तट्टिका हो गया। त का ट बन जाएगा, यत धन टीका यट्टिका, उद्दंडयनम उड्डयनम। अच्छा यहाँ भी देखिए ये जैसा तो संधि का उदाहरण दिया हुआ है, त को पहले बना दिया किसमें, त का द कर दिया और द का योग किया है ड के साथ, तो
द जो है ये तीसरा वर्ण है ना, और हम पढ़े थे त का तवर का टवर्ग बनता है, तो द का ये द तीसरा वर्ण है, तो ट का तीसरा वर्ण क्या होता है? ड होता है। तो द के साथ अगर ड मिलता है तो क्या बन जाएगा? आधा ड बन जाएगा। तो उड्डयनम क्या बन गया? उद्धंडयनम उड्डयनम। आकृष्टः आकृष्ट। अच्छा, ये प्रश्न भी देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। इससे हम लोग पढ़े थे हम लोगों ने, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा इस पूरे व्याख्या में इष्टत्व संधि का जो परिभाषा है कि अगर स का श के साथ और तवर का ट के साथ बदल जाता है, लेकिन आगे या पीछे कहीं भी, तो देखेंगे ये श जो है पूर्व पद में है और त जो है ये पर पद में, बाद वाले पद में है, लेकिन है तो ना, तो त का क्या बन जाएगा? त का बन जाएगा आपका ट। त का क्या बन जाता है? ट। टिश्चर लगा हुआ है, तो आकृष्ट धन ट आकृष्ट। दिक्कत थोड़ा समझने में, फिर आप मैसेज या कमेंट करेंगे, ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं जतत्व संधि, जिसका हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, दोनों सूत्र में चर्चा की थी। तो सूत्र होता है झलाम जशो अंते। क्या सूत्र होता है? झलाम जशो अंते। क्या है इसका परिभाषा? कि पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। झल एक प्रत्याहार है और जस भी प्रत्याहार है। बोलता है पद के अंत में झल के स्थान पर यश हो जाता है और झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा श, श, स तथा ह कुल 24 वर्ण आता है। किसमें आता है? झल प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम, वर्ग मतलब क से लेके प तक का जो वर्ग होता है उसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ वर्ण, मतलब कि पांचों वर्णों को छोड़कर। जैसे कि इसको समझिए ऐसे करके, क्या कह रहा था ये कह रहा है ये कह रहा है वर्ग का प्रथम। तो वर्ग का प्रथम क्या हो जाएगा भाई? तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कुछ भी, तो क, ख, ग, घ, ये वर्ग का चारों वर्ण, चारों हो रहा है वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। इसी प्रकार से सभी वर्ग का च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या प, फ, ब और भ। और कोई छूट गया क्या? हाँ, एक छूट गया, इससे पहले त होना चाहिए था। त, थ, द, ध, द और ध। ये बोलता है ये पांचों वर्ग का चार वर्ण, ये बोलते प्रथम, द्वितीय और तृतीय या चतुर्थ वर्ण, या फिर श, श या फिर श, सब मेहनत लगा दीजिएगा, ठीक है। श, श और स और ह रहे तो किसमें? झल वर्ग में। मतलब झल के स्थान पर जस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। जस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है? तो बता रहा है जस में ज, ब, ग, ड, द आता है। शब्द लिंग का गिनती नहीं किया जाता है। जस में कौन कौन सा आ रहा है? तो ज, ब, ग, ड और द, ये हो जाएगा। कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों को, ये हो जाएगा किसके स्थान पर? तो झल प्रत्याहार के स्थान पर। इसको और अच्छे से क्लियर समझते हो उदाहरण के माध्यम से। बोलता है कि जब वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। और श, 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 ह में स के स्थान पर ड आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, और बोल रहा है अन्य का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। आपको ज़्यादा जो मिलेगा ना इसमें स का उदाहरण मिलेगा, बाकी ये तीन वर्ण है इसका उदाहरण आपको बहुत कम देखने को मिलता है संस्कृत में। इसको उदाहरण से और समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो वाग्धनित, और इसमें एक चीज़ मिस कर गया, नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावे झल के अलावे अगर पर वर्ण झल के अलावे यहाँ कवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग के अलावे ये चार वर्ण के अलावे इधर अगर स्वर भी रहे तो क्या? अगर स्वर भी रहे तो उसका तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाग्धन ईश, तो क के बाद, कवर के बाद क्या है? स्वर वर्ण है, तो क का तृतीय वर्ण बन जाएगा ग, तो वाग्धन ईश क्या बन जाएगा? वागीश। जगतधन ईशा, तो त का क्या बन जाएगा? त का बन जाएगा द। इसी की हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे भी इस संधि में भी उत्थंडयनम पे तो
त का ड बन गया, और ड के अनुसार इसका ट वर्ग बना था उड्डयनम। इसी को चर्चा किया। त का तीसरा वर्ण क्या बन जाता है? द। तो जगत का त का द बन जाएगा, तो जगत जगदीश, त का द और ई मिल जाएगा तो जगदीश। शुभ जोर अंतः शुभंतः, क्योंकि प का तीसरा वर्ण ब होता है। अच धन अंत अजंत, च का तीसरा वर्ण ज होता है। दिग्धनंबर दिगंबर। इस प्रकार से आप सारे उदाहरण को देख लेंगे। अपधंजम अभ्यम, चिद्धन रूपम चिद्रूपम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है चौथा सूत्र, चर्त्व, यानी इसका सूत्र होता है खारी च। क्या सूत्र होता है इसका? खारी च। ये कह रहा है यदि वर्गों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 को तो वर्ग होता है, तो पांचों वर्गों के बारे में बता रहा है कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद, देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था जसत्व संधि, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ का चर्चा था। इसमें बोल रहा है द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण हो, यानी पूर्व पद में जो है वो प्रथम कोई जितना भी वर्ग है उसका पहला वर्ण आ जाए, या दूसरा वर्ण आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण आ जाए, या फिर चौथा वर्ण, क्या प्रथम नहीं था इसमें, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा वर्ण आ जाए। और इसके बाद अगर किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, यानी मान लीजिए कवर्ग का ही प्रथम और द्वितीय वर्ण आ जाए, या फिर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, या फिर कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, तो बोलता है वह अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अगर इसका जो भी, ये मान लीजिए कि इधर घ है और इधर क है, तो ये जो है अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है ये सिर्फ देखेंगे उदाहरण में, सर्धनकार। ये देखिए ये त का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो बोल रहा था ना द्वितीय आ जाए, तृतीय आ जाए, चतुर्थ वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का, तो त का तीसरा वर्ण द आ रहा है, और द के बाद बोल रहा है अगर वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण क है, तो बोलता है वो अपने ही वर्ण का पहला वर्ण हो जाता है। कौन? ये होता है, ये तो जैसा वैसा ही रहेगा। तो द का वर्ग कौन सा है? द का वर्ग है त वर्ग, तो वह त बन जाता है, तो सद्धनकार सत्कार हो जाएगा। लब्धनश्यते, लपश्यते, लपश्यते कैसे हो गया? क्योंकि भ जो है पवर्ग का चौथा वर्ण है, और उसके साथ क्या आ गया है? स आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वर्ग का दूसरा या पहला और दूसरा वर्ण आ जाए, या फिर श, श और स आ जाए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ देखिए वर्ग के चौथे वर्ण के बाद यहाँ पे स आया है, तो इसी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है प, ये हो जाएगा। तो लब्धंश्यते, लपश्यते। दिग्धनपाल, दिक्पाल, क्या? दिक्पाल, क्यों? क्योंकि ग जो है कवर्ग का तीसरा वर्ण है, और इसके बाद जो है पवर्ग का दूसरा वर्ण है, तो अगर इधर दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण रहे, और इधर किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण रहे, ठीक है, तो उसका इसका जो है प्रथम वर्ण ही हो जाता है, मतलब कि इस वर्ग का प्रथम वर्ण, तो क हो जाएगा। दिग्धनपाला, दिक्पाला, ये आपका चर्त्व संधि। और इसको पहचानने का भी आसान सा नहीं है चर्त्व और जस्त्व में, कि देखिएगा जब भी मूल शब्द रहेगा उसमें आधा वाला मात्रा जो रहेगा ना, आधा वर्ग वाला मात्रा, समझिएगा वो चर्त्व संधि से संबंधित है। जबकि आप देखे होंगे इसमें जितना भी जस्त्व संधि में का बता रहे हैं, इसमें देखिएगा जितना भी, ये हमेशा तीसरा वर्ण मिलेगा आपको। ये क्या मिलेगा आपको? हमेशा तीसरा वर्ण मिलेगा। इसे पहचानने का आसान सा नियम भी है, दिक का ग बन जाएगा, दिगंबरा, तो ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनुस्वारा। क्या सूत्र है? मोनुस्वारा, अनुस्वारा। यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए, पद के अंत में म हो उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम धन वंदे, हरिम धन, अच्छा माँ है और माँ के बाद क्या आ जाए? कोई भी व्यंजन आ जाए, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो उसका अनुस्वार हो जाएगा, मतलब सिर्फ माँ का अनुस्वार, माँ का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। हरिम वंदे, क्या लिखेंगे? हरिम वंदे। माँ है, अहम में माँ है ना, उसका व्यंजन है, तो अहम गच्छामि को ऐसे लिखेंगे हम लोग, अहम गच्छामि, ठीक है, जो माँ का हो जाएगा अनुस्वार।
ये आपका मुंशवारा सूत्र से होता है, तो सूत्र को भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसी को थोड़ा सा परसवर्ण इसका सूत्र दिया है, अनुस्वारस यही परसवर्ण, यदि अनुस्वार हो तो क्या उसका वर्ण बनता है, तो बोलता है अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्ग का व्यंजन आ जाए, वर्गीय व्यंजन मतलब कि क से लेकर प्रवर्ग तक की या रव लव की चर्चा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ वर्गीय व्यंजन अगर आ जाए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का वर्ग पंचम वर्ण हो जाता है, आगे वाले वर्ण का, ठीक है, क्या होता है अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लग सकता है, जैसे पदांत में संस्कृतम पठति, अब संस्कृतम पठति को ऐसे नहीं लिखते संस्कृतम पठति, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अनुस्वार के बाद व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, तो ये बता रहे पदांत में। और बोल रहा है क्या, अगर अनुस्वार, इसमें बोल रहा है अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन है तो अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है, वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो इसका देखेंगे आप, धन किता, अंकिता, अब अनुस्वार की जगह पे क्या बोल रहा था, अनुस्वार की जगह पे बोल रहा था जो इसके बाद का वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वार के बाद जो है पर वर्ण, उसका आदि वर्ण क्या है, शुरुआत का वर्ण क है, तो क का क्या हो जाएगा, क का पांचवा वर्ण अंग होता है ना, तो अनुस्वार की जगह पे क्या हो जाएगा, अंग, अनुस्वार की जगह पे क्या हो जाएगा, अंग, तो अंकिता हो गया। समधन कल्प, तो क का पांचवा वर्ण अंग है तो संकल्प हो गया। कुन धन टिथा, तो ठी किसका ये वर्ण है, ये टवर्ग का है ना, तो टवर्ग है, ट का जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है मूर्धन्य ना, क्या होता है मूर्धन्य। तो अनुस्वार जगह पे क्या हो जाएगा, कि हम पढ़े थे कि अनुस्वार जगह पे जिस वर्ण जो भी वर्ण आ रहा है आपको उसी का पांचवा वर्ण होता है, तो अनुस्वार जगह पे मूर्धन्य ना। कुन थिता, अमदन चिता, तो च का पांचवा वर्ण क्या होता है, यहाँ होता है, और अनुस्वार जगह पे यहाँ आ जाएगा तो अंचिता, अंचिता, ये आपका हो गया पर सवर्ण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे लत्व संधि। लत्व संधि ने लत्व ये व्यंजन संधि का ही एक भेद है लत्व, आपका शुद्ध है तोरली, क्या है तोरली। यदि तवर्ग के बाद ल आए तो तवर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, क्या बोले, तो वर्ग के बाद लो, यानी त थ द ध और न के बाद अगर लो आ जाए तो क्या क्या दिखाते हैं आपको, समझिए इसको, कि त वर्ग के बाद अगर लो आ जाएगी, त थ द ध और न के बाद अगर क्या आ जाए, ल आ जाए, क्या आ जाए, ल आ जाए, तो क्या ल आ जाए तो तवर्ग के वर्णों का ल हो जाता है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, तवर्ग, कोई भी तवर्ग के बाद अगर ल आ जाए तो उसका वर्ण का ल हो जाता है। किंतु न के बाद, ये इसके बाद अगर आ जाए कोई ल आ जाए, यानी ल यहाँ आ जाए तो उसका अनुनासिक ल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर वो अनुनासिक होता है, तो ल तो होगा लेकिन कैसा होगा, अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, चांद बिंदु, तो न के बाद अगर ल आ जाए तो ल हो जाएगा, बाकी तवर्ग में त थ द के बाद ल आएगा तो ल ही रहेगा, ये कहना चाहता है ये सूत्र। बोलता है उदाहरण के तौर पर उत्धन लंघनम, तो देखेंगे आप कि उत, त के बाद ल आया है, त के बाद क्या आया है, ल, तो त का ल बन जाएगा, त का क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, तो उद्धन लंघनम उल्लंघनम, तद्धन लीना तल्लीना, उद्धन लिखितम उल्लिखितम, उद्धन लेखा उल्लेख, महान। अब देखिए ये अनुनासिक वर्ण आ गया, ता का ही है पंचम वर्ण लेकिन अनुनासिक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद अगर ला आएगा तो क्या आ जाएगा, अनुनासिक ला आ जाएगा, तो महान धन लाभ, तो महालाभ, क्या अनुनासिक आ गया ना इसमें, तो अनुनासिक वर्ण के साथ अगर तवर का अनुनासिक वर्ण है ना, इसके तक अगर ला आ जाए तो अनुनासिक ला आ जाएगा, महान लाभ, महान लाभ, ऐसा। विद्वान धन लिखती, तो ये भी अनुनासिक है, इसके बाद ल आया है तो विद्वान धन लिखती, और अनुनासिक किसका, तो तवर का ही आना चाहिए, बता दिया तवर के बाद अगर ल आए तो, ये न के बाद अगर ल आ जाए तो आप ल चांद बिंदु अनुनासिक ल लिखेंगे, उसका वही आदेश होगा। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्व संधि के संबंध में। छत्व संधि ये व्यंजन संधि का भाग है,
क्या है छत्व का सूत्र? सश्चो अटि, शश्चो अटि। यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का, स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या य र ल व हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। स के स्थान पर क्या हो जाता है? छ हो जाता है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ होता है बताएंगे, सिर्फ छ के अलावा च का भी च भी आता है। कैसे आता है समझाते हैं। क्या बोल रहा है कि स के पूर्व पदांत में, यानी जो भी पद बोल रहा है, ये पद बोल रहा है कि श के पूर्व, स के पूर्व पद में, यानी ये पर पद, बाद वाला पद, उसके पहले पद में यदि किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय या तृतीय, किसी वर्ग का, ऐसा नहीं कि सिर्फ त ही आ जाए, कवर्ग का भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आ जाए या चतुर्थ आ जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ आ जाए, या य र ल व, यानी इसके श के पहले क्या देखेंगे कि इस कौन सा संधि है? छत्र संधि। तो छत्र में ये कहना चाह रहा है कि श के पहले, स के पहले कोई भी वर्ग, यानी क वर्ग से लेकर, क वर्ग से लेकर पवर्ग तक कोई भी वर्ण रहे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? आधा छ बन जाएगा। या फिर श के पहले, या श के पहले क्या बोल रहा है? य र ल, हाँ, किसी भी वर्ण का चारे वर्ण, चतुर्थ वर्ण तक ही, पंचम वर्ण नहीं, चारे वर्ण याद रखिएगा। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक चार वर्ण ही, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, मतलब चार वर्ण के बाद अगर श आता है तो छ हो जाता है उसका। या फिर बोल रहा है स के पूर्व पद में य र ल व हो, या य के साथ श आ जाए, या र के साथ स आ जाए, या फिर य र ल के साथ आ जाए, या फिर व के साथ आ जाए, इसका भी छ ही बनता है। क्या बनता है? छ ही बनता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि एतत् धन शोभनम, तो श के पहले तवर का त आया है तो छ बनेगा, लेकिन ये क्या, यहाँ पे आधा च भी है तो छ तो बनेगा। देखेंगे एतत् धन शोभनम, तो त के, स के पहले त है तो हम जान रहे थे कि यहाँ बता भी रहा है कि श के पूर्व पद में यदि किसी वर्ण का प्रथम, द्वितीय, तृतीय कुछ भी, तो ये श के पहले त वर्ग का प्रथम वर्ण आ गया तो छ हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जैसा संधि में पढ़ा था क्या कि त, जैसे संधि कि कौन था आपका संधि, ये था त का च बन जाना, आपका कौन सा संधि था जी? त का च, एक मिनट। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है छत्र संधि में श के पूर्व पद में अगर किसी वर्ण का प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण रहेगा तो छ आएगा सिर्फ। तो एतत् धन शोभनम का एतत् शोभनम होना चाहिए, लेकिन ये च क्यों आया? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें एक आपने शुरुआत में पढ़ा था सुचित्व संधि के, सुचित्व संधि के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसमें था कि अगर तवर्ग के बाद, अगर चवर्ग आता है, मतलब चवर्ग का कोई वर्ण आता है तो त का च बन जाता है। तो यहाँ त के बाद छ आता है। क्या आता है? त, श के पहले त है तो पहले छ आता है, और त के बाद अगर छ है तो क्या बन जाता है? सुचित्व संधि के माध्यम से आधा च बन जाता है। एतत् धन शोभनम बराबर एतत् शोभनम। इस संधि में यहाँ पे दो सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तत् धन श्रुत्वा अश्र तालब श और र मिलकर ना श्र बनता है। तो तालब से पहले कौन सा वर्ण है? त है तो छ बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? छ बन जाएगा, क्योंकि त के बाद छ आता है तो सुचित्व संधि के माध्यम से आधा च भी होता है, क्योंकि पढ़ा था हम लोगों ने कि तवर्ग का चवर्ग बन जाता है। तो तद्धन श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा बन जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये कौन संधि है? छत्र संधि, व्यंजन संधि का ही भाग है, भेद है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं च का आगम। अच्छा, हम लोग आगम आदेश सब पढ़े थे। आगम मतलब क्या था? जो कि दोस्त की तरह, मित्र की तरह आकर बैठ जाए, किसी को डिस्टर्ब ना करे। यदि हर्ष स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम हो जाता है। यदि हर्ष स्वर के बाद, जैसे दिया हुआ है तरुधन छाया। क्या दिया हुआ है? तरुधन छाया। ये कौन सा है? ऊ की मात्रा है। ऊ के बाद बोल रहा है हर्ष में, ये ऊ है,
किसमें कौन सी मात्रा? ऊ का। ऊ के बाद अगर बोल रहा है अगर छ आ जाए, क्या हर्ष ऊ के बाद अगर छ आ जाए तो च का आगम हो जाता है। तो यहाँ तरु धन छाया, ऊ के बाद छ आया है, ऊ के बाद छ आया है तो क्या बन जाएगा? तो च का आगम होगा। आगम मतलब इतना इसको डिस्टर्ब करेगा ना इसको डिस्टर्ब करेगा, सिर्फ मित्रवत वो आके बैठ जाएगा। तो तरु धन छाया, च सिर्फ आया, बाकी जैसे था तरु और छाया वैसे ही च आके यहाँ पे बैठ गया तो तरु छाया बन गया। अनुधन छेद, अनुच्छेद, च का आगम हो गया है। परिधन छेद, परिच्छेद, देखिए इसमें भी ऊ की मात्रा उधन छ, ऊ के बाद अगर स्वर के बाद अगर छ आता है तो च का आगम, ई के बाद अगर स्वर के बाद अगर छ आता है तो च का आगम, सिर्फ आगम हो रहा है, किसी डिस्टर्ब वो नहीं कर रहा है। ये होता है च का आगम। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना। र का लोप हो जाए और पूर्व स्वर का दीर्घ होना, इसको कहते हैं रो री। देखिए दो चीज सूत्र तो बता दिया रो री, और ये चीज बता रहा है पूर्व स्वर का दीर्घ होना। नहीं समझे समझाते हैं, पहले देखेंगे उदाहरण में। यदि रो के बाद रो, ये रो के बाद और रो हो तो पहले वाले रो का लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है, था उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। बोलता है गायब तो हो जाता है लेकिन उसके पूर्व, मतलब अगर उदाहरण देते हैं कि स्वर में र है और इसके बाद भी र है तो पूर्ववर्ती स्वर तो गायब हो ही जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा र, लेकिन इससे पहले का जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाएगा। पूर्ववर्ती स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे स्वर धन राज्यम, तो र और र, एक र तो गायब हो गया, सिर्फ र ही बचेगा, लेकिन र के पहले व लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? व, तो इसका दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ मतलब स्वा हो जाएगा। क्या? स्व में अगर ये अ है तो इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? स्वा। एक र गायब हो गया तो स्वराज्यम, स्वराज्यम, स्वराज्यम। निर्धन रोग, निरोग, देखिए एक र दो र मिला, दो र मिला तो एक र गायब, लेकिन इससे पहले जो स्वर वर्ण था उसका दीर्घ हो जाएगा, तो हर्षी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीर्घ। तो निर्धन रोग, निरोग, देखिए दीर्घ हो गया ना, एक र भी गायब हो गया और र के पहले जो वर्ण था स्वर वर्ण उसका दीर्घ हो जाएगा। निरोग, निर्धन रस, नीरस, यहाँ हर्षी की मात्रा थी, ये र गायब हुआ और इसको दीर्घ करके चला गया, नीरस। यही आपका र का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ होना, ये क्या है? रो री। इसका एक और सूत्र होता है वो विस्मृत है अभी, तो ये से याद रखिए, र का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ होना, इसको क्या सूत्र के माध्यम से? रो री के माध्यम से आप जानेंगे। और अंतिम है व्यंजन संधि में आपका भी व्यंजन का भेद, न का न होना, ये दंत न का मूर्धन्त न हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो यदि एक ही पद में, पद कैसा है? एक ही पद बोल रहा है, एक ही पद में री र या श के पश्चात अगर नो आए तो न, दंत न का मूर्धन्त न हो जाता है। जैसे एक पद है कृष्ण, क्या है? कृष्ण। अगर इसको तरीके से लिखा जाए इसके हिसाब से तो कृष्ण होगा, लेकिन क्या बोल रहा है कि श के पहले, क्या? स के पश्चात अगर कोई न आए तो उसका मूर्धन्त न हो जाता है। क्या होता है? मूर्धन्त न। तो कृष्ण क्या बन गया? कृष्ण। स के पहले अगर दंत न होगा तो कृष्ण। विष्णु, स के पहले अगर दंत न तो विष्णु हो जाएगा। इसी प्रकार से स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। एक और लिख रहा है इसमें, क्या? अट। अट अर्थात ओ आ हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घो, लिरी, ए ओ ए ओ, है व, है या व और कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी नत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। नहीं, ये प्रवृत्त हो जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा है नरा नाम, नरा नाम, देखिए बोल रहा है कि यदि आ की मात्रा आ जाए, ठीक है, या क्या आ जाए? रो के बाद आ की मात्रा आ जाए। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग? री, रो या श। तो रो के बाद अगर आ की मात्रा आ जाए, उसके बाद अगर दंत न रहे उसका भी मूर्धन्त न हो जाता है। यहाँ देखेंगे र के बाद या श के बाद, यहाँ क्या था? इसमें था श के पश्चात, और अट में बोल रहा है स के पश्चात अगर दीर्घई भी आ जाए, क्या आ जाए? दीर्घई भी आ जाए, उसके बाद अगर दंत न है तो उसका भी हो जाता है मूर्धन्त न। ऋषि नाम हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे परिणाम, क्या? परिधन नाम, तो र के पश्चात हर्षी की मात्रा है तो परिधन नाम क्या हो जाएगा? इसका न का मूर्धन्त न हो जाएगा, परि नाम हो जाएगा।
ये आपका न का न होता है। अब बच गया आपका अभ्यास कार्य। आप लोग को अभ्यास कार्य भी करना है। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस दिन वर्षा हो रही थी, इंटरनेट बाधित था, मैंने कहा था कि आप लोग अभ्यास कार्य कीजिए। पूरे पीएड कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक प्रियंका जी हैं, उन्होंने ही अभ्यास कार्य को करके पूरा स्वर व्यंजन और विसर्ग तक का अभ्यास कार्य का बनाकर उन्होंने मतलब कि प्रेषित किया था हमें दिखने, और उनका लगभग सब सही ही था उनका, कुछ विसर्ग में छूट गया था उनका। लेकिन आप लोगों में से कोई भी कंसेस नहीं है अब तक। अभ्यास कार्य फिर देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा, समझा, अच्छे से समझा, तो आपसे बन जाएगा पूरा ये अभ्यास कार्य। पीडीएफ तो आपको ग्रुप में मिल जाता है, उस ग्रुप के माध्यम से आप एक कॉपी में सभी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो, नहीं आया है तो कमेंट में पूछेंगे भी, या फिर 10 से 4 दोपहर दिन से 4 बजे शाम तक आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि ये हम नहीं समझ पाए, व्यंजन में ऐसा है या ऐसा क्यों हुआ, ताकि आपकी समस्या का समाधान होगा। ये सिर्फ पेड वाले छात्र जो हैं सिर्फ वो पूछेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पाठ कैसा लगा, पाठ में क्या खामियां हुई, आप सब कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।